Hello everyone, my name is Muskan Vaishnav and now we are going to solve DMS 2024 क्वेश्चन पेपर। तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें बोला है आपको कि वेन डायग्राम से बताना है, बट आपको ये लिख के आना पड़ेगा क्योंकि तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? द सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, हम ए और बी दो सेट ले रहे हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन आइदर द सेट बट नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? आप ए और बी के सेट के एलिमेंट को ले तो रहे हो बट उसके अंदर से इंटरसेक्शन जो वाला पार्ट है उसको नहीं ले रहे हो। तो ये क्या सिमेट्रिक डिफरेंस है? सिमेट्रिक डिफरेंस है ए और बी का। और सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम ए यूनियन बी तो ले रहे हैं बट उसके अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको हम नहीं ले रहे हैं, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने इसे एक एग्जाम्पल की समझ रखा है। एंटी सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर ए और बी अगर हमारे रिलेशन में है और बी और ए भी है रिलेशन में तो ए और बी इक्वल होंगे। और ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर ए भी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता है? इफ मोर ऑब्जेक्ट्स, हमने यहाँ पे पिजन्स को क्या हमें ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू फ्यूअर कंटेनर, मतलब पिजन होल क्या होता है? जहाँ पे हम पिजन को रख रहे हैं, एटलीस्ट वन कंटेनर मस्ट होल्ड मोर देन वन ऑब्जेक्ट। तो देखो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास 6 पिजन है और पिजन होल हमारे पास 4 ही है तो एक तो ऐसा कंटेनर, मतलब एक तो ऐसा पिजन होल हो गई जिसके अंदर हमको 2 पिजन्स को रखना पड़ेगा। तो यही इसके अंदर बोला है कि जैसे कि यहाँ पर ये पिजन दे रखा है और ये पिजन होल दे रखा है, तो यहाँ पर हमने इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया। अब ये एक बचेगा लास्ट में, उसको इनमें से एक में तो डालना ही पड़ेगा। तो ये होता है पिजन होल प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द डीएनएफ। और डीएनएफ मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ऑफ द प्रोपोजिशन आपको ये दे रखा है कि हम P इम्प्लाइज Q को कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो P इम्प्लाइज Q है उसको हम ऐसे लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे इसमें। तो एक बार हम इस पूरी चीज़ को इसके साथ लिखेंगे, पर बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा? एंड का। और इसको पूरी इसके साथ लिखेंगे तो बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा? एंड का। बट इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा? और का, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ रखा है तो पहले वो पढ़ो। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? ये हमने लॉस पढ़ रखे हैं कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसका हम इसके साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमको वापस से यही मिलेगा। और फिर इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? एंड। तो एंड क्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सारे लॉज हैं जो हमने पढ़ रखा है। देखो हम इसका जैसे अगर हम P और P करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? P आता है। तो इन दोनों का अगर हम और ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो ये हमारी क्या बन गई? DNF बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वांटिफायर्स, आल्सो राइट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स था वो भी हमने पढ़ा है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर भी पढ़ा था, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी पढ़ा था। तो क्वांटिफायर आर सिंबल्स यूज्ड इन प्रेडिकेट लॉजिकल टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन फॉर विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज लिख रखी है। ये क्या है? फॉर ऑल। और ये क्या? एग्जिस्टेंशियल। तो ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज क्वांटिफायर तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज। इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको इसको प्रूफ नहीं करना है, बस आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? वो भी पढ़ा रखा है। पार्शियल ऑर्डर सेट दे रखा है और इधर कौन सा ऑपरेशन है? डिवीजन का ऑपरेशन। तो देखो हम इसके अंदर कैसे बनाते हैं। अगर जैसे 4 2 से डिविजिबल है तो हम 2 को सबसे नीचे लिखेंगे, तो 6 भी 2 से डिविजिबल है, इधर रख दिया। अब 4 और 6 से 12 डिविजिबल है तो हमने इसके ऊपर रखा। और अगर हम इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 12 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसके नीचे आ रहा है और ये इससे कनेक्टेड है। ऐसे करके हमने डायग्राम बनाई। डायग्राम बनाना भी मैंने आपको बता रखा है। सेम ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब हमने टॉपिक पढ़ा था लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, तो वहाँ पर भी ये पूरा कैसे बनाते हैं ये पूरा बना के बताया था। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है वो भी बताया था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है वो भी बताया था। इस पूरे को मैंने कैसे बनाया ये मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। बट यहाँ पर हमको क्या देखना है? हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो आपको 2 और 9, अब देखो 2 और 9 कहाँ पर है? 2 ये रहा और 9 ये रहा। आपको इसका क्या निकालना है? लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? कहाँ पर जाकर ये हो रहा है? 18। तो यहाँ पर ये जो 18 है वो इसका लीस्ट अपर बाउंड है। और आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका निकालना है? 60 और 72 का। तो 60 और 72, 60 और 72 का क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन, गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका एग्जांपल देना है। जनरेटिंग फंक्शन मेक अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर एज अ कोफिशिएंट ऑफ अ पावर सीरीज। वी क्रिएट अ सिंगल फंक्शन। हम एक सिंगल फंक्शन क्रिएट करते हैं दैट रिप्रेजेंट द एंटायर सीक्वेंस, जो कि पूरी जो सीक्वेंस हमको दे रखा है उस पूरे को रिप्रेजेंट कर सके इन द सीरीज फॉर्म। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपको एक सीरीज दे रखी है तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा? देखो इधर हम क्या कर रहे हैं? x की पावर n से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उनका एडिशन है।
तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रखी और फिर उसको से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। फिर देखो 1, क्योंकि एडिशन है समेशन है तो हम इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ऐड कर रखा है मैंने। फिर इधर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी x की पावर 1 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगी x की पावर 2 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगी x की पावर 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करूँगी x की पावर 4 से। और फिर इन दोनों का जो फिर इनको मल्टीप्लाई करके उनको एडिशन फॉर्म में लिख दूँगी, तो मेरा जनरेटिव फंक्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G इज अ साइक्लिक ग्रुप। मैंने आपको बताया था क्या होता है, फाइंड इट्स जनरेटर, तो आपको जनरेटर फाइंड करना है। और जनरेटर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। और जब वहाँ पर पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। तो देखो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हो जिसकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाए। और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करके उसको जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर देखो आयोटा की पावर क्या होती है 1 होती है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो इधर देखो आयोटा क्या हो गया, जनरेटर हो गया। तो इधर देखो जब हमने आयोटा जनरेटर लिया तो आयोटा की पावर 4 हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा होता है, और माइनस आयोटा कैसे लिख सकते हैं आयोटा क्यूब। तो इधर आयोटा जनरेट हो गया। पर इधर क्या बोला, क्वेश्चन को सही से पढ़ो, फाइंड इट्स जनरेटर्स। तो जनरेटर्स प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, अगर आयोटा इसका जनरेटर है तो माइनस आयोटा इसका जो इन्वर्स होगा वो भी जनरेटर होगा। तो अगर हम माइनस आयोटा की पावर 4 करते हैं तो हमारे पास 1 मिल जाएगा। तो माइनस आयोटा की हेल्प से भी हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। तो इधर माइनस आयोटा और आयोटा क्या हो गए, जनरेटर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड सर्किट, डिफाइन द हैमिल्टोनियन पाथ एंड सर्किट। क्या होता है ये बताना है। तो पाथ क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन विच नो वर्टिस इज रिपीट। सीक्वेंस होता है वर्टिसेस का, हम एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स पे जाते हैं, फिर दूसरी वर्टेक्स से तीसरी वर्टेक्स पे जाते हैं, बट उसके अंदर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, हम सारी वर्टेक्स को कवर करेंगे। और सर्किट क्या होता है, पार्ट दैट स्टार्ट एंड एंड्स द सेम वर्टेक्स। क्या होता है, एक वर्टेक्स में स्टार्ट कर रहे हैं और वापस से घूम के अगर उसी वर्टेक्स पे आ गए तो पूरा सर्किट बन जाता है। फिर क्या है, हैमिल्टोनियन पाथ और हैमिल्टोनियन सर्किट। मेरे को एक ऐसा पाथ ढूंढना है जिससे मैं सारी वर्टेक्स को कवर कर लूँ। स्टार्ट करा तो 1 से 2 पर, फिर 2 से 6 पर, 6 से 3 पर, 3 से 4 पर, और फिर 4 से 5 तक। ऐसा पाथ जिससे मैंने सारी वर्टेक्स को कवर कर लिया और मैंने इन सारी वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करा। ऐसी कोई सी वर्टेक्स नहीं है जिसको मेरे को 2 बार विजिट करना पड़ा। और ये सर्किट क्या होता है, अ हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ सर्किट दैट विजिट ईच वर्टेक्स एक्जैक्टली वंस एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके अंदर देखो रिटर्न वापस से ये नहीं बोला कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, क्योंकि सर्किट बन रहा है। सर्किट में कहते हैं आपको जहाँ से आपने स्टार्ट करा वापस वहाँ पे आ जाओगे तो आपको एक सर्किट बन जाएगा। तो देखो अगर मैं 1 से 2 पे गई, 2 से 6 पे गई, 6 से 3 पे गई, 4 फिर 4 पे गई, फिर 5 पे गई और फिर 1 पे गई, तो ऐसी वापस से कोई वर्टेक्स आपको मिली क्या, ये क्लोज्ड सर्किट भी बन गया। और ऐसी कोई वर्टेक्स मिली क्या जिस पर आप वापस से गए नहीं, तो ये क्या हो गया, हैमिल्टोनियन सर्किट हो गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।